हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ने कल अपनी नई एफडीआई पॉलिसी को अनाउंस करा है और बहुत वेल अवेटेड पॉलिसी थी कि सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब गवर्नमेंट अपनी इस एफडीआई पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करेगी, चेंजेस को, नए नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस करेगी ताकि कोविड 19 पेंडेमिक का फायदा उठा के कोई भी फॉरेन कंपनी इन जनरल और चाइनीज कंपनी इन स्पेसिफिक इंडिया में टेक ओवर करना शुरू ना कर दे। तो इस पूरी की पूरी एफडीआई पॉलिसी को हम लोग देखते हैं कि क्या था क्या नहीं था, इसमें क्या क्या नए चेंजेस लाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये पीआईबी में कल ये पीआईबी की तरफ से प्रेस रिलीज आया है। इसको आप और इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ने के लिए आप पीआईबी के 18 अप्रैल 2020 की प्रेस रिलीज को पढ़ सकते हैं जो गवर्नमेंट ने कल इशू करी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने ये इशू करी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या नए नए चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। गवर्नमेंट ने, देखिए, पहले अप्रीहेंशन क्या लगाए जा रहे थे कि कोविड 19 की वजह से जो बिजनेसेस हैं इंडिया में स्लो होते जा रहे हैं, स्लो डाउन आता जा रहा है। अब उस स्लो डाउन की वजह से क्या हो रहा है कि इंडियन कंपनीज का वैल्यूएशन डाउन हो जाएगा। इंडियन कंपनीज का जब वैल्यूएशन डाउन हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, वो लॉस बेयरिंग एंटिटीज बन जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई चाइनीज कंपनी, नाम कहीं भी नहीं लिया गया चाइनीज कंपनी का, लेकिन क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा देखा गया था कि चाइनीज कंपनीज लॉस मेकिंग कंपनीज को टेक ओवर कर ले रही थी, तो कहीं ऐसा इंडिया में ना होने लगे। तो इसको लेके बिजनेस सेक्टर की तरफ से भी, बिजनेस सेक्टर के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट की तरफ से भी और पॉलिटिकल क्लास की तरफ से भी डिमांड होनी शुरू हो गई थी कि किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करे ताकि ये जो पूरा का पूरा एफटीआई का प्रोसेस चल रहा है जिसके थ्रू टेक ओवर किया जा सकता है, उसको रोका जा सके और इंडियन बिजनेसेस को बचाया जा सके। अब तक क्या सिचुएशन थी? अब तक की पॉलिसी में जो था, अब तक की पॉलिसी में ये था, कोई भी नॉन रेजिडेंट एंटिटी, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया में नहीं रहता है, एक बात। दूसरी बात, कोई भी ऐसी एंटिटी, मतलब कंपनी हो गई, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, कोई पेंशन फंड हो गया, वो इंडिया में इन्वेस्ट अगर करना चाहता था तो उसको इंडिया की एफडीआई पॉलिसी को पालन करना पड़ता था। अब इंडिया की एफडीआई पॉलिसी क्या कहती थी? इंडिया की एफडीआई पॉलिसी ये कहती थी कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको दो रूट्स दिए जाएंगे। या तो आप ऑटोमेटिक रूट से इंडिया में आ सकते हो, या फिर आपको गवर्नमेंट रूट लेना पड़ेगा। अब कैसे डिसाइड होगा कि आप ऑटोमेटिक रूट से आओगे, गवर्नमेंट रूट से आओगे? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ओनली देन यू कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। पावर सेक्टर में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, माइनिंग सेक्टर में भी कुछ इसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा। गवर्नमेंट को आपको दिखाना पड़ेगा कि हम क्यों आना चाहते, अपना केस रखना पड़ेगा। आपके केस के मेरिट्स के बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं। ऑटोमेटिक रूट में वो एरियाज होते थे जहां पे आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका। या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, या हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स की, या हैवी इलेक्ट्रिकल मशीनरीज की, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिक रूट से आ सकते हो। गवर्नमेंट अप्रूवल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर वर्क नहीं करना है, पेपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास जाके कि प्लीज मुझे परमिशन दे दो कि मैं अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ, वो आपको करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। जो पेपर वर्क से सभी इंडस्ट्रीज गुजरती है इंडिया की, उसी से आपको भी गुजरना पड़ेगा। तो वो ऑटोमेटिक रूट होता है। ये जो ऑटोमेटिक रूट था, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की किसी भी एंटिटी को अलाउड नहीं था। मतलब बांग्लादेश के लिए केवल और केवल गवर्नमेंट रूट ओपन था, चाहे किसी भी फील्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। वो और बाकी देशों के लिए ऑटोमेटिक रूट में भी आता हो भले, वो आपके लिए ऑटोमेटिक रूट नहीं है। आप ऑटोमेटिक रूट से इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो अगर आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के रहने वाले हो। तो आप केवल और केवल गवर्नमेंट रूट से ही इन्वेस्ट कर सकते हो। और गवर्नमेंट रूट में भी डिफेंस
स्पेस और एटॉमिक एनर्जी में आप बिल्कुल सोचना भी मत कि आपको इन्वेस्ट करने दिया जाएगा। स्पेस और एटॉमिक एनर्जी में तो वैसे भी अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन डिफेंस में एफडीआई ओपन कर दी गई है बाकी देशों के लिए, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए अभी ये ओपन नहीं है। अब पोजीशन को रिवाइज कर दिया गया है, ये जो पूरी की पूरी जो पॉलिसी है उसको थोड़ा सा और उसमें चेंजेस लाए गए हैं। चेंजेस किस हिसाब से लाए गए हैं उसको देखिए। एंटिटी ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया, मतलब अब देखिए इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप इमेजिन करिए मैं भी अपनी तरफ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूंगा, कैसा कैसा बन जाए। नहीं तो आप इंडिया का मैप देख लो यार, ज़्यादा अच्छा है। ये कुछ ऐसा इंडिया का कुछ मैप है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तो अब तक कोई भी देश जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो हम लोग देख लेते हैं लैंड बॉर्डर भी कौन शेयर करता है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो लैंड बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, और फिर हमारा सबसे अच्छा दोस्त चाइना। अब देखिए पाकिस्तान को आपने पहले ही मना करा होगा कि नहीं आप लोग तो वैसे ही गवर्नमेंट रूट से ही आओगे, डायरेक्टली तो आप इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बांग्लादेश को भी आपने मना करा हुआ है। अब आपने कह दिया कि कोई भी जो लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है, वहां की एंटिटी केवल और केवल गवर्नमेंट रूट से ही आ सकती है। अब देखिए किसको मना करा आपने, अफगानिस्तान को, वो क्या इन्वेस्ट करता है, कुछ नहीं। नेपाल बिल्कुल नहीं करता। भूटान क्या इन्वेस्ट करेगा, आप सोच लीजिए। म्यांमार इंडिया में अपना एक्सपोर्ट करती है, वो इन्वेस्ट नहीं करती है। वो भी एशियन एफटीए जब से साइन करा इंडिया ने, तब से ज्यादा करना शुरू कर दिया है। कुल मिला के क्या हो रहा है, आप स्पेसिफिकली चाइना को टारगेट कर रहे हैं कि चाइना की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट या कोई पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट अगर करना चाहता है तो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, उसको केवल और केवल अब गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट रूट से अगर आप आते हैं तो गवर्नमेंट को आपको अपना प्रपोजल देना पड़ेगा कि मैं इंडिया में यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और इंडिया में इन्वेस्ट करके मैं, मेरा पर्पस क्या है, क्या मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है या फिर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहे हैं मुझे उसको टेक ओवर करना है। ऑब्वियसली बात है कोई कंपनी डायरेक्टली तो बोलेगी नहीं कि मैं टेक ओवर करने आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसके बेसिस पे देखेगी, केस बाय केस बेसिस पे कि आपकी इंटेंशन क्या है, गुड फेथ में इन्वेस्टमेंट है कि बैड फेथ में इन्वेस्टमेंट है। अगर ये इन्वेस्टमेंट बैड फेथ में पाया गया और ये देखा गया कि आपका पर्पस बिजनेस शुरू करना नहीं है, इन्वेस्टमेंट लाना नहीं है, आपका पर्पस केवल टेक ओवर करना है, तब आपको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा हम लोग कॉमन सेंस में ऐसा लगा सकते हैं कि ये गवर्नमेंट करेगी, हालांकि गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं कहा है इसको। नहीं तो गवर्नमेंट रूट करने का फायदा क्या होता है, गवर्नमेंट यही करना चाहिए कि तभी गवर्नमेंट रूट करे। तो लेकिन अगर आप गुड फेथ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो इंडिया में कि नहीं मेरा मेरा जेन्युइन कॉज है, मैं जेन्युइनली इंडिया में एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तब आपको रोका नहीं जा रहा है, तब आप कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। अब ये तो है कि कोई कंपनी जो चाइना में है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, मान लेते हैं। अब दूसरा हम लोग प्रपोजिशन लेते हैं। अब दूसरा प्रपोजिशन क्या है कि मान लेते हैं कोई कंपनी जो यूएसए में है, कंपनी का नाम है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, और कोई चाइना में कोई कंपनी है एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उसने समहाउ टेक ओवर कर लिया है एबीसी कंपनी का इन सच अ वे कि 51% शेयर्स जो हैं वो एक्स वाई जेड के पास चले गए, मतलब टेक ओवर कर लिया है। अब क्या ये एबीसी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर इंडिया में ऑलरेडी किसी चल रहे बिजनेस को टेक ओवर कर सकती है? क्योंकि ये कंपनी तो अब चाइना में रजिस्टर्ड नहीं है, ये यूएसए में रजिस्टर्ड है, और आपने इस कानून में यूएसए को इंक्लूड नहीं करा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर चाइनीज कंपनी कोई चाहे कि यूएस कंपनी को टेक ओवर करके वो इंडिया में इन्वेस्ट करके इंडियन कंपनीज का टेक ओवर करना चाहे तो वो कर सकती है इनडायरेक्ट रूप से। तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए आपने बेनिफिशियर ओनर का क्लॉज लेके आए हैं।
इसके तहत क्या कहा जाता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसका बेनिफिशियल ऑनर उस देश का रहने वाला होगा जो देश भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, मैं फिर से यहाँ पे डायरेक्टली नाम लूंगा, अगर तो वो चाइना का रहने वाला होगा तो तब भी उस केस में भी आपको गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे दूसरी कंपनी ABC2। ABC2 कंपनी जो है वो प्योरली यूएस की कंपनी है, उसमें कोई भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक रूट है। लेकिन वही उसी फील्ड में काम करने वाली कंपनी ABC कंपनी जिसका बेनिफिशियल ओनर कोई चाइनीज है, वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है या फिर किसी एफडीआई में इन्वेस्ट करना चाहती है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो उसको गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा। ये दूसरा केस हो गया जो इस डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराया है या फिर अपनी एफडीआई पॉलिसी में नया इंट्रोडक्शन जो कराया है। इसी में एक और हम लोग देखते हैं कि एक और क्लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जोड़ा है। अब ये कंसिडर करते हैं कि वही पुराना वाला एग्जांपल, यूएस की कंपनी, कंपनी का नाम एबीसी, या फिर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं, कंपनी का नाम अमेजोन। अब अमेजोन एक कंपनी है जिसने इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रखा है और वो amazon.in के नाम से चल रही है। अब चाइना की एक कंपनी है जो ई कॉमर्स में अपने पांव जमाना चाह रही है, उसका नाम है अलीबाबा। अब कुछ करके कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अलीबाबा क्या करता है, अमेजोन को ही खरीद लेता है। अमेजोन को जब खरीद लिया उसने, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो अलीबाबा की हो गई है, तो अमेजोन इंडिया भी अलीबाबा की हो गई है। तो अब अलीबाबा चाहे तो उसके जो ऑनर्स, उसका जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो अमेजोन इंडिया में काम कर रहा है, उसको अलीबाबा अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। क्योंकि ये सारी डेवलपमेंट जो हो रही है वो इंडिया में तो हुई नहीं, ये सारी डेवलपमेंट इंडिया के बाहर हो रही है। यूएस में अमेजोन थी, यूएस में अलीबाबा थी, अलीबाबा ने अमेजोन को वहां पे खरीद लिया, तो अमेजोन इंडिया भी अलीबाबा के हाथ में वहां चली गई। तो ऐसे कंडीशन में भी ये जो ओनरशिप ट्रांसफर होगा, ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए भी आपको इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी इंडियन एफडीआई, चाहे वो चल रही हो या फिर आने वाली हो, अगर वो अपना ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहती है, उस केस में भी बिना इंडिया के अप्रूवल के या गवर्नमेंट अप्रूवल के वो ये काम नहीं कर सकती है। अब क्या ये केस केवल इंडियन कंपनीज के लिए है? तो इसका जवाब है नहीं, ये केवल इंडियन कंपनीज के लिए नहीं है। ये इंडियन कंपनीज एज वेल एज ऑल दोज एफडीआई जो या तो इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं या फिर आने वाली हैं। मतलब एग्जांपल लेते हैं सैमसंग। सैमसंग ने इंडिया में अपने आप को एनलिस्ट करा लिया और चाइना सोचती है या चाइना की कोई कंपनी सोचती है या फिर चाइना का कोई इंसान सोचता है कि अमेरिका के थ्रू मैं आके अपनी कंपनी से सैमसंग को खरीद लेता हूँ इंडिया में, तो वो सैमसंग को भी नहीं खरीद सकता। टाटा, महिंद्रा ये सब तो नहीं बिकेंगी क्योंकि वो इंडियन है, लेकिन कोई फॉरेन एंटिटी भी है जो इंडिया में काम कर रही है, उसका भी आप टेक ओवर करना आपके लिए संभव नहीं। तो ये एफडीआई चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नए डॉक्यूमेंट में लेके आई है या फिर अपने नए एफडीआई पॉलिसी में ये चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं। जैसे ही फेमा नोटिफाई कर देता है अपनी वेबसाइट पे, ये चेंजेस एक्टिव हो जाएंगे और नई एफडीआई जो होगी या फिर जो हमारी एफडीआई पॉलिसी होगी, इन न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से गवर्न होना शुरू कर देगी। तो एफडीआई पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं उसके लिए इतना ही। जैसा मैंने बताया था कि एक नई डेवलपमेंट भी कोविड-19 में हुई है, वो उसके बारे में बहुत ब्रीफ मैं बताऊंगा, डिटेल में दूसरी वीडियो में इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। कोविड-19 को अब तक ये माना जाता है कि ये जो वायरस है उसका एक जीन है, उस जीन में केवल और केवल आरएनए है, डीएनए नहीं है। तो उस आरएनए के लिए अब तक सारी मेडिसिन या फिर मेडिकेशन या ड्रग जो हो गई या फिर वैक्सीन हो गई वो डेवलप करने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन सीएसआईआर ने कोविड-19 को स्टडी करने के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करा हुआ है। लखनऊ में है ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहां की रिसर्च अब ये बता रही है कि कोविड-19 का एक केवल सिंगल जीन नहीं है, बल्कि इसके 8 तरीके के जीन है। मतलब कोविड-19 एक सिंगल टाइप का वायरस नहीं है,
इसके 8 वेरिएंट्स हैं इस वायरस के। तो एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। उन 8 वेरिएंट्स के नाम बताएं कि कौन-कौन से वेरिएंट्स हैं कोविड-19 के। अब सीएसआईआर और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सोच रही है कि किसी तरीके से इन 8 के 8 वेरिएंट्स के ऊपर बनाई जाए वैक्सीनेशन या फिर ड्रग्स। अब तक अगर सिंगल वेरिएंट था तो हम लोग सोच रहे थे सिंगल वेरिएंट के लिए कोई ना कोई दवाई बन जाएगी। अब तक ये टेस्ट किया गया, अब पता नहीं कितने और वेरिएंट है। अब तक 8 न्यू वेरिएंट इंडिया ने डिस्कवर कर लिए हैं। तो इसको भी हम लोग दूसरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी की पूरी न्यूज़ को, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी न्यूज़ या बड़ी न्यूज़ हो सकती है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और ऐसे ही हम लोग न्यू न्यू वीडियोस लाते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन है, ताकि आपकी जो पढ़ाई है करंट अफेयर्स की, कम से कम वो इफेक्टिव ना हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फिर से।